हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है हमारे पास संसाधन और विकास। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको हमको देखना है और देखेंगे किस तरह से इन सारे क्वेश्चन को समझते हुए हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो निश्चित तौर पर आपको रटने की जरूरत तो यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी कि संसाधन क्या होता है। क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। संसाधन क्या है, संसाधन से क्या समझते हैं, संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आंसर इसका एक ही होगा और वो आंसर हमारा क्या होगा, आओ जरा हम देख लें। संसाधन का मतलब क्या, संसाधन किसको बोलेंगे। देखो, रोज अगर हम सुबह उठे ना, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए पानी। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। पानी से अपना फेस हम धोते हैं, साफ करते हैं, तो हमको थोड़ा सा ताजगी महसूस होता है। पानी के बाद कहाँ जाते हैं, पानी के बाद हमको ब्रश की ज़रूरत होता है। उठने के बाद ब्रश करेंगे, ठीक है, वॉशरूम जाएंगे, फिर ब्रश करेंगे। और ब्रश से क्या करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। समझते चलो बातों को। इसके बाद ब्रश करने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, फिर हमको ब्रेकफास्ट लगता है, यानी कि कुछ नाश्ता करते हैं। नाश्ता में हम क्या क्या खाते हैं, नाश्ता में जो भी खाते हैं हम लोग, मान लो ब्रेड हो गया, चाय हो गया, जो भी ले, दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, ये हमारा नाश्ता का मेन्यू हो गया। देन हम कहीं मार्केट निकलना चाहेंगे तो हम क्या लेंगे, साइकिल लेंगे या फिर बाइक लेंगे या कार लेंगे। हम ये क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, जो हम पानी ले रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोगी होता है। पानी जो ब्रश हम कर रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है। जो नाश्ते में जो भी चीज़ ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है। साइकिल, बाइक, कार की बात करेंगे, ये भी हमारे लिए उपयोगी है। ये इसलिए हमने इसलिए बात किया कि ऐसी संसाधन की परिभाषा को देख रहे हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाता है और हमारे लिए उपयोगी होता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें और जरा देख ले। देखो, हमारी उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। और जिम्मरमैन के अनुसार, ये भूगोलविद थे जी, कौन, जिम्मरमैन, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको याद रखना है। जिम्मरमैन के अनुसार जो है, संसाधन होते नहीं बनते। अब संसाधन जैविक भी होता है और भौतिक भी होता है, तब इसके बारे में भी थोड़ा बात कर ले। जैविक संसाधन क्या है, जैविक संसाधन और हमारा है भौतिक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन मतलब क्या हुआ, जितने भी सजीव है सारे के सारे जैविक संसाधन है। अब संसाधन के बारे में अगर बात कर रहे हो तो निश्चित रूप पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं पाई जाती है, सारा का सारा संसाधन है। आप कुछ भी ले लो। तो संसाधन जैविक और भौतिक दो प्रकार का होता है। जैविक मतलब सजीव हो गया और भौतिक मतलब निर्जीव हो गया। ठीक है, अब अगर डिवाइड करो तो जैविक का उदाहरण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा। पेड़ पौधा जैविक संसाधन के अंदर आ जाता है। वन्य जीव जैविक संसाधन के अंदर आ जाता है। खुद मानव भी जैविक संसाधन के अंदर आता है। इसके बाद भौतिक संसाधन की बात करेंगे तो भौतिक संसाधन में हमारा पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गई, मैदान हो गया, खनिज हो गया, ये सारा हमारा जो संसाधन है, ये हो गया हमारा भौतिक संसाधन। तो ये बातें समझ में आ गई। तो संसाधन की अगर परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे, या संसाधन क्या होते हैं तो क्या बोलेंगे, वैसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाती है वे संसाधन कहलाते हैं। हमारी अर्थात हमारी उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जिम्मरमैन ने बताया था, संसाधन होते नहीं बनते। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, संभावी और संचित को संसाधन में अंतर लिखिए। संभावी संसाधन किसको कहेंगे
और संचित कोष संसाधन किसको कहेंगे, दोनों को हमको परिभाषित करना है। परिभाषित कर देते तो अंतर हमारा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, संभावी और संचित कोष संसाधन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो संभावी और संचित कोष देखो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच। एक होता है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन और एक संचित कोष। क्या अंतर है दोनों के बीच में। संसाधन मतलब अभी अभी हमने बताया कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है या हमारे आसपास पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो उपयोगी है हमारे लिए, संसाधन है। तो संभावी संसाधन क्या है, देखो संभावी संसाधन वैसा संसाधन है जो पता तो है हमको संसाधन के बारे में, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिसकी सहायता से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि तकनीक क्या होता है। जैसे अगर मान लो हमको पृथ्वी के अंदर से भूमिगत जल निकालना है, इसके लिए हम डालते हैं पाइप। ठीक है, पाइप डालते हैं, फिर ऊपर में यहाँ से हम एक नल लगाएंगे इस तरह से, फिर जाके हम पानी निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास ये पाइप ना हो, ये ना हो, इसको जो भी बोला जाता है, नल ना हो, तो क्या हम भूमिगत जल को निकाल पाएंगे? नहीं। तो ये सारा क्या हो गया, तकनीक का हिस्सा हो गया। ठीक है, अलग अलग तकनीक का प्रयोग करके हम पृथ्वी के अंदर से पानी निकालते हैं। तो संभावी संसाधन वैसा संसाधन है जिसके बारे में पता तो है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो तकनीक है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, और हो सकता है भविष्य में अगर तकनीक विकसित हो तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं उसका उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण में देखेंगे, हिमालय क्षेत्र का खनिज, अगर मान लो हिमालय पर्वत है, उसके आसपास खनिज है, तो उसको कैसे निकालेंगे? निकालना संभव नहीं है क्योंकि पर्वत है, पर्वत को खोदा नहीं जा सकता है। खोदेंगे तो हो सकता है कि भूकंप आ जाए। ठीक है, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इसी तरह का उदाहरण है। ठीक है, इसको बड़े पैमाने पर अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है, छोटे पैमाने पर थोड़ा मोड़ा उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास, संचित को संसाधन किसको बोलेंगे? ऐसे संसाधन भंडार संसाधन कहलाता है। अच्छा, संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन भी कहलाता है, जिसे मौजूदा तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग तो किया जा सकता है, उपयोग हो भी रहा है, लेकिन जिस बड़े स्तर पर उपयोग होना चाहिए उस बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है। जैसे नदी के जल से जल विद्युत बनाना, अब इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जल विद्युत बहुत ज़्यादा पैमाने में बना सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए नदी का पानी जो है वो हो गया हमारे लिए संचित कोष संसाधन। समझ में आ गया जी? चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन को देख लो। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखो संसाधन संरक्षण। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। ये जो वर्ड है संसाधन संरक्षण, इसका मतलब क्या है? संसाधन का मतलब हमको पता है, संसाधन का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, संसाधन है। आसपास में कुछ भी हो सकता है, पेन, कलम, कॉपी, किताब, बल्ब, पवन, जल, वायु, सारे संसाधन है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। तो संसाधन संरक्षण का मतलब क्या हुआ? संसाधन को बचाना। क्या हो गया? संसाधन को बचाना। ठीक है जी, यानी कि संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण है। ठीक है, अब प्रश्न ये नहीं है कि संसाधन क्या है या संसाधन संरक्षण क्या है। अगर ये पूछे कि संसाधन संरक्षण क्या है, इसका आंसर तो हम लिख ही सकते हैं, संसाधन को बचाना, संसाधन को सुरक्षित रखना संसाधन संरक्षण है। लेकिन हमारा प्रश्न तो ये है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, यानी कि संसाधन को बचाए ही क्यों। तो इस चैप्टर में हमने जाना क्या है, कोई भी संसाधन हो हमारे आसपास में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी संसाधन की बात करें तो हम ले लेते हैं हवा,
पानी और पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और हम ले लेंगे जमीन या मिट्टी। अब ये ऐसे संसाधन है ना कि इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये संसाधन हमारे पास ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है। तो क्या हो, धीरे धीरे जो साफ हवा है वो हवा में प्रदूषण फैल जाए। क्या हो, जो हमारे पास साफ पानी है वो प्रदूषित हो जाए। क्या हो, सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे हो करके कट जाए। क्या हो, जो मिट्टी है सारी सभी खराब हो जाए, यानी उपजाऊ नहीं रहे। तो हम बोल सकते हैं अगर हवा प्रदूषित होती है तो हमको सांस लेने में समस्या होगी। पानी प्रदूषित होगा तो हम उसको पी करके बीमार होंगे। पेड़ पौधे यदि कम होते चले जाएंगे तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो खराब होगा और कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगा तो खेती नहीं हो सकती अच्छी। तो अब ये समझ लो कि अगर संसाधन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले भविष्य में हमारे लिए खतरा का विषय यह हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे लिए इन सारे कारणों से संसाधन को बचाना जरूरी है। अब हमारा आंसर क्या है, देखो, संसाधनों के अंधाधुंध और बिना बुद्धि उपयोग करने से अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती। अब यहाँ पर बात को समझो, सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होगा अंधाधुंध तरीके के उपयोग से, साथ ही साथ आर्थिक रुपये पैसे संबंधी समस्या भी होगा और पर्यावरणीय। पर्यावरणीय का मतलब क्या है कि कभी बारिश होगा, कभी प्रदूषण बढ़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने नजर आएगी। इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। अभी जो हमने बताया जितना भी, अब ये आंसर लिख लो या ये आंसर लिख लो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, यानी कि हवा को अगर रखना है, स्वच्छ रखना है, पानी को स्वच्छ रखना है, पेड़ पौधे को बनाए रखना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना है, या बोल रहे सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पर्यावरण अच्छा हो, सांस्कृतिक समस्या नहीं उत्पन्न हो, सामाजिक समस्या नहीं उत्पन्न हो, इन सारे समस्याओं से बचने के लिए संसाधन संरक्षण ही एकमात्र उपाय है। अब यहाँ पर ये तो बात कर लिया हमने संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो संसाधन संरक्षण के क्या होता है ये भी हमने बात कर लिया, और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, संसाधन संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है अपने स्तर पर, कई प्रकार की योजना जो है चला रहे हैं सर, विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन इसके अलावे जो आसपास में लोग होते हैं, जो प्राइवेट संस्था होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है जिससे संसाधनों का संरक्षण होता है। जैसे मेघा पाटेकर का द्वारा जो है नर्मदा बचाओ एक योजना है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए था। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं जो संसाधन को संरक्षित करता है, यानी संसाधन को बचाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलो जी अगले क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन है हमारा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। अब देखो, संसाधन निर्माण में, अब ये जो है ना, जिम्मरमैन को याद करो। जिम्मरमैन एक भूगोलविद थे। जिम्मरमैन कौन थे? एक भूगोलविद थे। ठीक है, इन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं। इसका परिभाषा देखना, संसाधन होते नहीं बनते। अब इसके कहने का क्या मतलब है? तुमको क्या लग रहा है कि मानव सभ्यता हमेशा से ही इतनी विकसित थी? जो आज हम लोग हवाई जहाज देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रहा है, क्या हमेशा से इस तरह था क्या? जवाब बिल्कुल आसान सा है, नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि पुराने समय और अभी वाले समय में इतना बड़ा अंतर आ गया? खास करके 100-200 साल में अगर हम देखेंगे तो मानव सभ्यता बहुत ही तेजी के साथ विकास करना शुरू हो गया। अब ऐसा क्या हाथ लग गया? तो जवाब मिलेगा, हमारे पास तकनीक आ गया है।
क्या आ गया है? तकनीक आ गया है। तकनीक होता क्या है? तकनीक होता है तरीका, है ना? क्या होता है? तरीका। किसी भी काम को करने का तरीका, या कोई यंत्र है जो उस काम को कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तकनीक बोलेंगे। ठीक है जी। अब तकनीक की सहायता से ही हम संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। तकनीक नहीं हो तो हमारे लिए संसाधन होंगे तो सही, लेकिन बहुत कम संसाधन बच जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो हम कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों का निर्माण आज के दिन में कम समय में बहुत ज़्यादा कपड़े का निर्माण हो जा रहा है। तो यहाँ भी जो मशीनें बनी हैं अब, वो तेज़ी से काम करती है। पहले हैंडमेड कपड़े होते थे, आज से 100-200 साल पहले जाएंगे, हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ से मशीनों का आविष्कार हुआ, तो वहाँ से जो है ना कपड़ा मशीनों से बनना शुरू हो गया। तो ये तो सिर्फ कपड़ा तक ही सीमित नहीं है तकनीक। अगर हमको कोई भी संसाधन, जैसे लोहा का ले लो, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण किससे होता है? लोहा से ही होता है। अधिकतर मशीन लोहा से बनाए जाते हैं। तो क्या लोहा पहले नहीं था? क्या लोहा पहले था, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं था जिसकी सहायता से हम मशीनों का निर्माण कर सके। धीरे धीरे तकनीक आया, तरीका आया, मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मशीनों का निर्माण किया, तरीका खोजा, और अलग अलग प्रकार के संसाधनों का निर्माण होता चला गया। दूसरी बात जो हमको जानना है ना, कोई भी संसाधन हम तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक हमको उसकी जरूरत ना हो। हमको लंबी यात्रा की जरूरत महसूस हुई, लंबी यात्रा करना था हमको, तो इसके लिए हमने क्या किया? समुद्री जहाज बनाया और हवाई जहाज बनाया। अगर लंबी यात्रा हमको करना ही नहीं होता तो ना ही समुद्री जहाज बनता, ना ही हवाई जहाज बनता। तो एक बार हम अपना आंसर पढ़ते हैं, फिर इसमें देखो समझने वाली क्या क्या बातें। किसी भी संसाधन के निर्माण में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि हमको पता है, संसाधन तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन इतनी तेजी से मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। जैसा कि हमने पहले ही बात किया है, संसाधन तो पहले भी था। जो लोहा अभी है, जो सोना अभी है, जो एल्यूमिनियम अभी है, वो पहले भी था। तो इतनी तेजी से तो मानव सभ्यता विकास नहीं कर पाया था। तकनीक वह कारण है जिसकी वजह से मानव सभ्यता का विकास तेजी से हुआ है। जब तकनीक आया, तकनीक कहाँ से आया? जब मानव अपना दिमाग लगाना शुरू किया, सोचना शुरू किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नए नए आविष्कार करते चला गया, तरीकों को खोजना शुरू किया कि किसी भी काम को कैसे हम कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा यंत्र हो सकता है जो किसी काम को कम समय में और अच्छे से कर सकता है? तकनीक की सहायता से आज हम हवाई जहाज में सफ़र करते हैं। तकनीक की सहायता से आज हम विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण कर पाएँ, जैसे कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, बस हो गया, सिलाई हो गया, सिलाई मशीन हो गया इत्यादि। यानी कि कहीं ना कहीं संसाधन के निर्माण में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है। तो देखो, रटने की जरूरत है नहीं, बस दिमाग में रखो बात को, कहाँ से क्या लिखना है। थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस ये सारा कुछ नहीं आने वाला है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखो। अब देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन के निर्माण में सतत विकास की अवधारणा क्या है? सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा होता ना, अगर 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ दे तो बिल्कुल आसान है। संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए संसाधन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर संसाधन का हम बुद्धिपूर्वक यानी अंधाधुंध उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे हैं कि संसाधन को क्षति पहुंच रहा है, जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचा रहा है, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, संसाधन भविष्य में खत्म हो जाएंगे, इस तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक संसाधन बने रहेंगे, तो ये जो कहलाएगा ना, ये सतत विकास की अवधारणा कहलाएगा। लेकिन अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे तो इतना ही में तो काम नहीं चलेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो आओ जरा हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, कोई भी संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार होता है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं। मुख्य संसाधनों की बात करें तो हवा, फिर मिट्टी ले लो, जल ले लो, ठीक है। ये 3 ऐसे संसाधन है ना
जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इन्हीं तीनों में से हम अलग अलग प्रकार के संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हमको एक अच्छा जीवन जीना है तो संसाधन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये भी सच है कि कई बार देखो होता ये है ना कि कोई चीज़ अगर हमको मुफ्त मिल जाए ना तो उसका हमको वैल्यू नहीं होता है, उसका कद्र हम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हमको मुफ्त में बहुत सारा धन दे के चले जाए तो जैसे मन वैसे उड़ाएंगे, लेकिन अगर मेहनत से अगर हम धन मिलता है हमको तो उस धन को हम अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, अच्छी तरह से खर्च करेंगे। ठीक है, तो संसाधन जो भी ये जो संसाधन है हवा, मिट्टी, जल, ये प्राकृतिक समय मुफ्त में मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और अंधाधुन इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जब हम अंधाधुन यानी बहुत तेजी से उपयोग करते, बिना सोचे समझे उपयोग करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं पर्यावरण में उत्पन्न हो जाती है जो हमारे लालच का परिणाम है। और ये समस्याएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम बात कर लिए। भूमंडलीय तापन। अब भूमंडलीय तापन क्या है? जो हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का आसपास का तापमान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो वो भूमंडलीय तापन होता है। अब भूमंडलीय तापन से होगा क्या? जो ध्रुवों पे बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जल स्तर समुद्रों का ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे करके हो रहा है, अगर आगे आने वाले समय हम नहीं समझेंगे इन सारे बातों को तो ये हमारे लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी। ठीक है जी। ओजोन 6। अब ओजोन गैस का एक लेयर है, हम जाएंगे अगर ऊपर होते चले जाएंगे तो एक आसमान में एक जगह पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ओजोन गैस का एक लेयर है। अब ये ओजोन गैस का लेयर करता क्या है? जो भी सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है इसको छान कर हमको पृथ्वी पर भेजती है। पृथ्वी पर जो मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके शरीर पे जो प्रकाश पड़ेगा वो ओजोन जो लेयर है उससे छन करके पड़ेगा, तो इसके शरीर पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी व्यक्ति को। लेकिन अगर ओजोन लेयर अगर खराब हो जाए या कहीं छिद्र हो जाए ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर सही से काम नहीं करे तो डायरेक्ट क्या होगा? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी और इस स्थिति में कई प्रकार की बीमारियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। हो गया पर्यावरण प्रदूषण। पर अनेक प्रकार के प्रदूषण अगर हम संसाधनों का अनियमित तरीके से प्रयोग करते हैं, अंधाधुन प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सब कुछ बढ़ने वाला है। ठीक है, मृदा खराब होगा, भूमि खराब होगा, अम्लीय वर्षा होगा। जब वर्षा होगा तो उसमें अम्ल की मात्रा होगी, अम्ल की मात्रा होगी तो फसल खराब होंगे, हमारे शरीर पर वो पानी पड़ेगा तो शरीर के लिए खराब होगा। असमय ऋतु परिवर्तन, इसके अलावा असमय ऋतु परिवर्तन भी होगा। कहने का मतलब क्या है? ठंड के मौसम में गर्मी लगेगा, गर्मी के मौसम में ठंड लगेगा, बारिश कभी हो जाएगा, कभी धूप निकल जाएगा, कभी तेज गर्मी पड़ जाएगा, फिर तुरंत ठंड पड़ने लगेगा। तो ये असमय ऋतु परिवर्तन। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना है। तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, या ये बोल सकते हैं भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन उसका कद्र हमको करना पड़ेगा और सही तरीके से उसका उपयोग करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रकृति को हम क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर प्रकृति को क्षति पहुंचाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बदले में हमको खुद ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सतत विकास की अवधारणा। लास्ट में हम परिभाषा दे देते हैं। ठीक है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें संसाधन को बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए अपनी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचा देते हैं, उसको हम लोग सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। तो ये पूरा आंसर था हमारा। ठीक है, समझना है, रटना नहीं है, और फिर उस क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करना है खुद से, है ना। 4 बार 5 बार इस तरह से लिखोगे ना तो जाके तुमको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो समझ में क्या आएगा? बोल दिए, इधर से सुने, इधर से निकल गए। वीडियो देखो या जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, वहाँ पर जाओ, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, भूगोल हो, इतिहास हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।